हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम सेट नंबर 7, जिसमें हम 6 सेट कर चुके हैं प्रीवियस, और 11 तारीख की पहली शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है? सबसे पहले आप उत्तर पश्चिम से क्या समझते हैं? अगर आपने रीजनिंग वाले सर से क्लास ली होगी तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर ये होता है और पश्चिम ये होता है, तो कहीं ये वाला क्षेत्र। और जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो इधर कौन सा एरिया लगता है? राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी आरंभ को चिन्हित कौन करती है? क्या थार मरुस्थल करती है, गंगा बेसिन, अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला? तो हम लोग जानते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो इस साइड पड़ती हैं, थार मरुस्थल भी पड़ता है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि ये वायु को गर्म करके ऊपर सतह से ऊपर उठाती हैं, ठीक है, और उसमें एक गहन निम्न दाब का निर्माण करती हैं, जिसे बोला जाता है निम्न दाब द्रोणी। और ये मानसून को अपनी ओर आकर्षित करने के एक कारण बनती हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ यही हैं। गंगा बेसिन तो आपको उत्तर के मैदानों में देखने को मिलता है। और सतपुड़ा पर्वतमाला आपको विंध्या, सतपुड़ा, ये तो बीच के क्षेत्र में मिलता है, तो ये तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। दो 2025 में लॉन्च किया जाने वाला नौसैनिक पोत तवस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत है? देखिए, 2025 में एक नौसैनिक पोत लॉन्च हुआ था जिसको तवस्या बोलते हैं। तो ये किस श्रेणी का पोत है? क्या सर्विलांस शिप है, कॉर्वेट है, बैलिस्टिक सबमरीन है या स्टील फ्रिगेट है? तो हम जानते हैं कि ये स्टील फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट। और स्टील फ्रिगेट होते क्या हैं? स्टील फ्रिगेट होते हैं एक तरह से बड़े जो और युद्धपोत होते हैं ना, जो बहुत सक्षम होते हैं। इनमें रडार के माध्यम से इनको पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। जैसे कुछ सबमरीन होती हैं, उनको आप रडार के माध्यम से पता लगा सकते हो वेव भेज के कि ये सबमरीन है, सामने क्या है। लेकिन स्टील फ्रिगेट के ऐसे युद्धपोत होते हैं जिनका आप रडार के माध्यम से पता नहीं लगा सकते। तो ये तवस्या एक प्रकार का स्टील फ्रिगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में याचिका दायर की? अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी भी रुचि हो तो आपको शायद इस बारे में जानकारी होगी कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ विवाद चल रहा था, और ये एक मंदिर को लेके था। एक मंदिर था जिसमें माना जाता है कंबोडिया अपनी भूमि बताता है, थाईलैंड अपनी भूमि बताता है। क्योंकि कंबोडिया एक तरह से गरीब देश है, थाईलैंड आप लोग जानते ही हैं वो अमीर है एक तरह से, और उसको बैकिंग है यूएस की, तो इसलिए उसका कब्जा है वहाँ पे। तो इसलिए इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका निर्णय ले कि वह सीमा कहाँ तक है और वह मंदिर किस देश का है। तो क्या विश्व व्यापार संगठन WTO का है ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UN, आसियान क्षेत्रीय मंच? ये भी नहीं, इन तीनों में से नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, वहाँ पे इन लोगों ने रुख किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद के समय को आप समझते हैं? 91 के बाद, 1991 के बाद
में के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारी समिति पढ़ते रहते हैं। आप अगर गवर्नमेंट एस्पायरेंट हैं एग्ज़ाम के, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी समितियां हैं, जिसमें से आपको नरसिम्हन समिति, दत्त समिति, केलकर समिति, तारापुर समिति। तो आपको विजय केलकर समिति याद होगी 2002 की, जिसपे जीएसटी आया था 2017 में, 1 जुलाई 2017। तो ये विजय केलकर समिति की अनुशंसा पे आया था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि कर को बहुत उसमें एक तरह से सुधार किया जाए। तो आपको पता होगा पहले इसमें 4 थे, आप केवल 2 रह गए हैं। जो नई जीएसटी की वो आई है, जिसमें से 5% और 18% में टैक्स है, तो इसको सरलीकरण करना ही कहा गया है। तो ये केलकर समिति ने किया था। इसके अलावा जो नरसिम्हन समिति थी, वो हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के सुधारों से जुड़ी हुई है। और दत्त समिति जो 1960 के दशक की लाइसेंस पॉलिसी थी, जिसमें आपको उदारीकरण के पहले के समय, तो उसके से जुड़ी है। और तारापुर समिति ये कैपिटल अकाउंट से संबंधित है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, तो ये तारापुर समिति है। तो इन तीनों का तो नहीं होगा, तो आंसर क्या है? केलकर समिति, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में 2002 में कर सुधारों का अध्ययन करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया? देखिए, सर्वोत्तम रूप लिखा है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई सपोर्ट करता हुआ एक विकल्प मिलता भी है, तो उसे टिक मत कीजिएगा जब तक आपको वो आंसर बेस्ट नहीं लगेगा। सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? लघु भू क्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति, उच्च ऊंचाई और ठंडा तापमान, उच्च मानव जनसंख्या घनत्व, ज्वालामुखी उद्गम और बंजर मृदा। तो हम जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह की जैव विविधता इसलिए कम है क्योंकि वहाँ लघु भू क्षेत्र है, वनों की अनुपस्थिति है। आप जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार है, वहाँ 572 द्वीप हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लगभग 37-38 ही द्वीप समूह हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, मतलब लोग रहते हैं बेसिकली। बाकी तो वहाँ पे वन ही हैं। और लक्षद्वीप द्वीप समूह का कुल भू क्षेत्र बहुत छोटा भी है, और उसमें जो कोरल रीफ से बना है, ये वो आपको ये भी पता होगा, कोरल रीफ जो प्रवाल भित्ति बोला जाता है इसको, तो कोरल रीफ से बना है ये। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भू क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और उसमें लोगों के रहने की सुविधा है, प्रजाति की जैव विविधता उसमें काफ़ी अधिक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मतलब जो जीव जंतु हैं उनको रहने की सुविधा है, वन है काफ़ी, तो इसलिए जैव विविधता कहते किसे हैं? इसमें विविधता संबंध जैव भी जुड़ा है, विविधता जैव से जीव से, ठीक है, लाइफ, और विविधता उनकी जिस तरह से डाइवर्सिटी है कि वहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, फ्लोरा भी है, फौना भी है, इंसान भी कुछ हद तक रहता है वहाँ पे, तो इसलिए इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लघु भू क्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो हम जानते हैं कि जो 1909 का था अधिनियम, जिसको माल्य मिंटो सुधार बोलते हैं, इसमें क्या था कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, मतलब ये अपने
प्रतिनिधि चुन सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सांप्रदायिकता का जनक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ही सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, क्योंकि इन्होंने अनुमति दी मुस्लिमों को कि ये अपनी सीटों पे केवल मुस्लिम चुन सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसमें क्या था, इसमें सब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो कंपनी शासन समाप्त, और क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई थी, ठीक है, क्राउन के अंडर में, क्राउन के हाथों में, ठीक ठीक। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या था कि इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था, लेकिन बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था। सो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें कहा था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था, और इसमें बजट पर चर्चा करने पे भी इन्होंने अनुमति दे दी थी। तो आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लेकिन यहाँ पे एक आप ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया था, कि आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन आप मत नहीं दे सकते, मतदान का अधिकार नहीं था। भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार था लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो ये बात आप याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो यही पूछे कि मतदान करने का अधिकार दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? अब मेरे हिसाब से ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो रेलवे ने आंसर दिया है वो दिया है ब्रिटिश शासन का समर्थन, जबकि इसका आंसर होना चाहिए क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरमपंथी और गरमपंथी दो दल थे, मतलब एक ही दल में दो धड़े थे, दो गुट थे, नरमपंथी एंड गरमपंथी। तो नरमपंथियों का काम क्या था कि डॉजियर से, ठीक है, ज्ञापन दे के अपनी बातें मंगवाना, और गरमपंथियों का क्या था कि हम आंदोलन, वैसे हिंसक आंदोलन करेंगे या कहीं ट्रेन लूट ली, ठीक है, सशस्त्र संघर्ष, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और नरमपंथियों का ये मानना था कि हमें एजुकेशन मिले, हमें ये फलाना राइट मिले, ढिमकाना राइट मिले, ठीक है। तो इनका जो भी चीज़ें थी वो क्रमिक थी कि भाई ऑर्डर से चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमको फ्रीडम चाहिए रहेगी। जबकि गरमपंथी का था कि जो भी है हमें चाहिए आज, ठीक है, अभी के अभी, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता होना चाहिए। बाकी ब्रिटिश शासन का समर्थन करने का कोई आप कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा नहीं मान सकते। आप ये बोल सकते हैं कि उन पर आरोप है कि वो कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा यह थी कि वो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, ये आरोप बोल सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि यही थी धारणा, यही थी, ठीक है। बाकी ज्ञानी लोग जाने, मेरा चैनल तो छोटा है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों, ये कॉपी पिक, गैर प्राप्ति शहरों और मिलियन प्लस शहरों, ये भाई साहब एडिटर साहब सही नहीं है भाई,
एडिट नहीं करते सही से। मैं वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्वेक्षण क्यों कराएंगे? ठीक है, ये कोई अगर संगठन कर रहा है तो मान सकते हैं। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणालियाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु एजेंसियों का संघ, तो ना ये हो सकता है ना पहला हो सकता है। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणालियाँ, ये भी नहीं है। आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो 2019 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था भाई? क्योंकि भाई वायु का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इसके सुधार के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, स्वच्छ वायु, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP स्टार्ट किया गया था। और ये वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए था, जिसमें PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता को 2017 के स्तर की तुलना में 20 से 30% तक कम करना था। कि जो भी PM 2.5 का पोल्यूशन है या PM 10 का पोल्यूशन है, उसको 2017 की तुलना में 20 से 30% कम करना। पता नहीं कौन चुड़ैल जैसा हंस रहा है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये सबसे फेमस संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन प्रक्रिया हम लोगों ने ली थी, अगर आपको पता हो तो, दक्षिण अफ्रीका से। और ये आपके अनुच्छेद 368 में है, ठीक। तो ये संविधान संशोधन था 42वां, 1976, 1976 इमरजेंसी के दौरान ये लगाया गया था। और इसे बोलते हैं मिनी संविधान, क्योंकि जितना बड़ा चेंजमेंट इसमें लिया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, इसको इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द भी पूछा जाता है कभी कभी कि तीसरा शब्द कौन जोड़ा गया था। वो तो अखंडता यानी इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन ये था जो 1971 में हुआ था। उसमें यह था कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो, यानी मौलिक अधिकारों में भी संविधान संशोधन कर सकते हो। तो ये 1971 के 24वें संविधान संशोधन के दौरान है। और 44वां संविधान संशोधन तब हुआ था जब आपके मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के दौरान 1978 में, क्योंकि ये एक तरह की सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, तो इसने जो आपका मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने छीन लिया था। आप उसको छीन लेना ही बोलेंगे, क्योंकि पहले आपको राइट दिया गया, फिर आपसे ले लिया गया। तो संपत्ति का अधिकार हटाया। ओके। 39वें संविधान संशोधन 1975 था। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रणाली की समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। तो ये 39वां संविधान संशोधन 1975 के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे कि अप्रैल 2025 में विमोचित यानी लॉन्च की गई AI ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुजीत कुमार और तौसीफ आलम, हिमांशु राय, मनोहर लाल खट्टर, हिमांशु धूलिया
हिमांशु धूलिया कौन? तिग्मांशु धूलिया है भाई, डायरेक्टर है वो, नहीं हाँ डायरेक्टर ही है। बंडारू दत्तात्रेय, तो बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री थे। बनवारी लाल खट्टर आपके मुख्यमंत्री हरियाणा थे, फिर ऊर्जा मंत्री हुए। हिमांशु राय भी नहीं, और तिग्मांशु धूलिया एक मतलब हीरो हैं, एक्टर हैं। तो कौन सा आंसर है? सुजीत कुमार और तौसीफ आलम। देखिए एक बुक लॉन्च हुई थी, AI ऑन ट्रायल, तो इस पुस्तक के लेखक थे सुजीत कुमार और तौफीक आलम। और ये पुस्तक जैसा कि इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे जो भी कानूनी और नैतिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसमें जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में ये बुक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97 97 संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं का मतलब है कि जो 97वां संशोधन हुआ था संविधान में, वो किस भाग में किया गया था। हमको पता होने चाहिए भाग कितने पहले। ठीक है, तो शुरू में भाग थे 22, और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395। ठीक, अब भाग 25 हो चुके हैं। ठीक, और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संविधान संशोधन में भाग 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने के लिए इस भाग को जोड़ा गया था। भाग 9B के तौर पे। भाग 12 क्या कहता है आपको? आपको वो याद है जो मैंने ट्रिक पढ़ाई थी? चलिए फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, ये भाग 11 है। भाग 9A भी सहकारी समिति से ही संबंधित है। ठीक है, और भाग 1 में आपको याद होगा टेरिटरी था, क्षेत्र से संबंधित था, राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, 25 हमको 25 कवर करने ना, अभी 5 देखते, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 देखेंगे। दूसरा क्या, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से याद आया, आप लोगों ने SIR का फॉर्म भर लिया कि नहीं भर लिया भाई? नहीं भरा तो जल्दी भर लेना। ठीक, भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 संबंधित है आपके मूल अधिकार से। भाग 4 DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे पता है आपको? इसमें संघ आता है भाग 5 में। ठीक, तो भाग 5 से 10 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं पूरा 25 भाग कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मूल अधिकार पता होगा, ये तो हमने USA से लिए थे, US से। ठीक है, USA। ये कहाँ से लिए थे हमने? ये आयरलैंड से लिए थे। इसी में 51 का जोड़ा गया था। ठीक है, 51 का कहाँ से लिया था हम लोगों ने? इसमें मौलिक कर्तव्य आया था। मौलिक कर्तव्य आया था स्वर्ण सिंह समिति से। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी के दौरान ही जोड़े गए थे, जो
42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और ठीक है, ना देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अक्टूबर 2024 में C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो अक्टूबर 2024 में ये हुआ था, तो लगभग 1 साल पुरानी घटना है ये। तो आपको ये भी देखना रहेगा कि भाई अगर आपका एग्ज़ाम 2026 में जून करीब होगा तो आपको इसमें, इस बार 2025 में जून में हुआ था तो इन्होंने अक्टूबर तक पूछा है, तो लगभग 8 से 10 मंथ की आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी रहेगी। ठीक है, तो आप केवल क्वेश्चन के आंसर ही मत देखो, आप ये भी देखो कि भाई हमको इस बार पेपर देना है तो कैसे दोगे आप। ठीक है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लिए। तो अक्टूबर 2024 C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वडोदरा में, गुजरात में स्थित है। वडोदरा गुजरात, यहीं से मोदी जी भी आते हैं अपने। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान के विनिर्माण के लिए एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TSL, ठीक है, हाँ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच सहयोग के तहत इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में। ये, और इसकी खासियत क्या है? ये खासियत ये है कि निजी क्षेत्र का पहला विनिर्माण विमान सुविधा है। ठीक है, निजी क्षेत्र में फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकिया जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के एफडीआई समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन से यानी कि विदेशों से डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, विदेशी सीधा निवेश बोल सकते हैं ना, हाँ, सीधी भाषा में सीधा निवेश ही बोलेंगे हिंदी में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिली थी, जो एक स्वीडिश कंपनी है। आइकिया एक स्वीडिश कंपनी है, और इसका काम क्या होता है? आइकिया जो बनाती क्या है? फर्नीचर बनाती है। ठीक है, और बाकी अमेरिकन कंपनी, जर्मन कंपनी, चीनी कंपनी, ये तीनों नहीं है, स्वीडिश कंपनी है वो। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, 1943 में। एरण शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने डैश के कारण राजा के रूप में चुना था। तो ये गुप्त वंश से बना आता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। और उसके पिता यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को चुना था। क्यों चुना था? उसकी धन और लोकप्रियता के कारण नहीं, आयु और जन्म सिद्ध अधिकार ये भी नहीं, उनके अन्य राजाओं से समर्थन ये भी नहीं, भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता, इसके बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त काफ़ी फेमस है। अगर आपको पता हो, जब मैंने म्यूजिक की क्लास ली तो मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त वीणा वादक भी है, वीणा बजाता था वो। काफ़ी गुणी व्यक्ति है समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है।
ओके। और ये एरण शिलालेख है कहाँ पे? ये इलाहाबाद में है। और कुछ इसमें बताना रह गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार था? तो देख रहे हो, इन्होंने वित्तीय वर्ष पूछ लिया 2023-24 का। उड़ीसा के पास था। उड़ीसा के पास इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार वाला ग्रह है ये। उड़ीसा में तालचेर जो है काफ़ी फेमस है इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रहा आपका हिमालय, ऐसा नहीं है खैर, और ये रहा आपका नेपाल। तो नेपाल से जो भी देश सीमा साझा करते हैं उनको हम एक ट्रिक से पढ़ते हैं, जिसका ट्रिक का नाम है सुब्बू। सुब्बू किसी का नाम नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर कोई सुब्बू हो तो ऑफेंड मत होना भाई, ठीक है। यू से आपका उत्तराखंड आता है, ठीक है, जिसको यूके बोलते हैं आप, उत्तराखंड। बी से बंगाल आता है। बी से बिहार आता है, आइए ना हमारा बिहार में। यू से यूपी आता है आपका। एस से आता है सिक्किम, ठीक। तो 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, थल सीमा बनाते हैं, मतलब थली सीमा है, जल सीमा तो है भी नहीं। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है। तो इसने कौन सा पूछा, कौन सा राज्य बनाता है? क्या हिमाचल प्रदेश बनाता है? नहीं बनाता। मेघालय बनाता है? नहीं बनाता। उड़ीसा बनाता है? नहीं बनाता। बिहार बनाता है, ठीक। और इससे याद आया, भूटान के साथ कौन बनाता है? बगल में भूटान भी तो है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो भूटान के साथ बनाते हैं 4 राज्य। ठीक है, हमने आज कवर कर लिया क्या? नेपाल भी कवर कर लेते हैं, भूटान, बांग्लादेश के साथ, और चाइना के साथ, और म्यांमार के साथ कल बढ़ाता हूँ मैं, ठीक। तो भूटान के साथ बनाने वाले कौन से राज्य हैं? इसको हम ट्रिक से पढ़ते हैं सबा। सबा करिए या बसा करिए, ठीक है, ठीक है, जो आपको करना वो करिए। तो ए से आपका अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम एपी से बोलते हैं। बी से आपका बंगाल हो गया। ए से आपका असम हो गया, ठीक। और एस से आपका फिर सिक्किम हो गया, ठीक। तो 4 राज्य, इसमें से ये सबा है और ये सुब्बू हैं, ठीक, याद रखिएगा आप। 26 फरवरी 2025 को किन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जिनेवा स्थित स्वास्थ्य, व्यापार और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी का मतलब होता है, राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन ब्रीफिंग का आयोजन किया था? तो आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? WHO। तो WHO तो होगा ही, हालांकि चारों ऑप्शन में WHO है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? ट्रेड,
WTO तो WTO होना चाहिए। और फिर आपको क्या पता चलता है कि IP यानी कि बौद्धिक संपदा, तो IP आपको किस में दिख रहा है? देखिए ये यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ तो नहीं है, ठीक है, हमको तो WTO चाहिए। UNDP क्या होता है? UNDP का होता है आपको HDI रैंक निकालता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा जिसमें ये तीनों हों? तो ये WHO, WIPO और WTO। WIPO को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेज़बानी की? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IMI इसका राइट आंसर है। इसने 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेज़बानी की है जनवरी 2025 में, ठीक है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है, मतलब हर साल इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिक के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डाइओजोनियम यौगिक और डाइओजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? तो डाइओजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है, इसमें कौन सी है? तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप जानते ही होते तो आप जान ही जाते कि डाइओजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है कि इसमें N2 होता है, पॉजिटिव के साथ किसी के साथ जुड़ा होता है। देखते हैं किसके साथ जुड़ा है। R2CNR ये नहीं है, ये है हेलोजन के साथ जुड़ा है, यही इसका आंसर है। ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसको हम लोग सिर्फ बेस के तौर पे पढ़ते थे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप जानते होंगे सिर्फ बेस का यूज होता था। ये जो मेथिन को दर्शाता है, ये जो मेथिन, ये आपका डाइओजोनियम लवण है। और ये आपका नाइट्राइल है, CN के साथ जुड़ा है, ठीक है। या तो साइनो होता है या नाइट्राइल होता है। ये CN की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही केमिस्ट्री नहीं आता हो तो मैं बता रहा हूँ कि CN की जो पोजीशन होती है उसके आधार पे आप डिपेंड करते हो कि नाइट्राइल है या साइनो है। और ये आपको दिख रहा है एक तरह से RCONR, एक तरह का एमाइड ग्रुप है ये, ठीक है, एमाइड ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होगा? ये B आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? कथक। देखिए जनजाति सभी देखिए नृत्य हैं। कथक तो एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। और कहाँ का है? यूपी का। हिंदुस्तानी संगीत में परफॉर्म किया जाता है ये। लावणी ये लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भांगड़ा ये भी एक तरह का लोक नृत्य है, और भांगड़ा तो बेसिकली सभी जानते हैं कहाँ का है, ये आपके पंजाब का है। भांगड़ा गिद्दा, क्योंकि म्यूजिक के कारण इतना फेमस हो गया और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डांस आता नहीं है तो भांगड़ा कर लेते हैं लोग। गुस्साड़ी, गुस्साड़ी एक तरह का जनजातीय नृत्य है जो गोंड जनजाति परफॉर्म करती है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
और गुस्साड़ी कहाँ की कम्युनिटी गोंड जनजाति का थी? तेलंगाना की। लंबाड़ी, गुस्साड़ी, ऐसे नाम आपको वहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इनपुट एंड इंटरफेस, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आपको पता है तो ये आंसर सही है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका कंप्यूटरों को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये तरह तरह के नेटवर्क होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक सीमित एरिया में उसके नेटवर्क के कंप्यूटर के सिस्टम को आपस में जोड़ के उनके भीतर जो आप प्रोसेस है वो करता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो इसका कौन सा भाग वित्तीय भाग से संबंधित है? भाग 10, भाग 13, भाग 12, भाग 11। तो भारत का संविधान का भाग 12, जिसमें अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्त से संबंधित है, जिसमें आपका 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक। 280 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ 280। बाकी अनुच्छेद 10 जो है वो SC और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। भाग 13 में क्या कहता है? ये व्यापार से संबंधित है, जो कि भारत और उसके भीतर जैसे व्यापार होगा तो उससे संबंधित है व्यापार, ठीक। भाग 11 ये संघ और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, कि विधायी संबंध कैसे रहेंगे और प्रशासनिक संबंध कैसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी, एक 1806 में, 1840 एंड 1843, ठीक। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, 3 तरह के बैंकों की स्थापना की गई थी। तो जो बैंक ऑफ कलकत्ता थी इसकी स्थापना 1806 में की गई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1843, ठीक। 1857 में क्रांति हुई थी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब हो सकता है 1857 में क्रांति भी हुई होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये तीनों बैंक मिलके 1921 में इन तीनों को बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और जो बाद में आपका SBI बना था, ठीक है। इंपीरियल बैंक बाद में आपका SBI बना 1955 में। ये कब हुआ था? इंपीरियल बैंक 1921 में, ठीक। 1955 में इसको SBI बना दिया गया, सबसे बड़ा बैंक भारत का, ठीक, राष्ट्रीयकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके। मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये उसी राज्य में आयोजित किया गया था जिस राज्य में अभी चुनाव हुए हैं और जिसके 10वें बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये आपके नेक्स्ट ईयर पेपर में आएगा। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, वो किस राज्य से संबंधित हैं? नीतीश कुमार। ठीक है, पार्टी कोई भी हो, चुनाव कोई भी जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य करने वाली नामित महिला को भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य होता है, ये लोक नृत्य है लाई हरोबा। तो उनके भक्तों को संदर्भित करने के लिए मायबी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि जोगिन, पुजारिन या मायबा। तो जोगिन अन्य हिस्सों में प्रयोग किया जाता है, जो जैसे योग से जोग बना है, वैसे तो मीराबाई को जोगिन बोला जा सकता है। ठीक है, पुजारिन तो आप पुजारी की वाइफ को बोल देते हैं पुजारिन। ठीक है, पूजा करने वाली जो महिला है उसके शब्दों में यूज किया जा सकता है कि पुजारिन। जबकि जो मायबी शब्द है इसका उपयोग मणिपुर की लाई हरुबा नृत्य करने वाली महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। इसमें महिलाएं देवताओं के साथ संवाद करने में भूमिका निभाती हैं। जैसे कि अभी आपने मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, कांतारा थी आई थिंक ना, कांतारा, जिसमें वो संवाद करता है। तो इसी तरह मायबी में भी देवताओं से संवाद करने के लिए करने की भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 की, एक मिनट, ठीक है, पेन थोड़ा वैसा हो गया, 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन नहीं, भारतीय भाषाओं और संस्कृति का पतन, आदिवासी किसान आंदोलनों का कमज़ोर होना। जबकि आप देखेंगे आदिवासियों किसान आंदोलन इसके बाद बढ़ गया। ठीक है, आपको 55 में संथाल आंदोलन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मुंडा आंदोलन। ठीक है, और आपको अलग अलग तरह का आंदोलन भी देखने को मिलता है। जैसे आर्य समाज आया, ठीक है, तो वो एक अलग तरह का आंदोलन था। लेकिन हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ गया। 1857 में क्या था कि आपने, वैसे तो देखिए मंगल पांडे से इस आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। मीराबाई कह रहा हूँ, मनु का क्या नाम था यार, नाम भूल गया मैं, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई या बाकी लोग अलग अलग तरह से लड़ रहे थे। जैसे बिहार से आपके कुंवर सिंह लड़ रहे थे। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि इसके बाद सबका नेता अगर आप देखें तो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन बहादुर शाह जफर के जाने के बाद ऐसा कुछ एक कोई नेता सेंट्रल लीडरशिप देखने को नहीं मिली। ठीक है, और लोग अलग अलग तरीके से चले गए। जैसे कि मैंने बताया आर्य समाज अपना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने एक तरह से घर वापसी प्रोग्राम या शुद्धिकरण प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। वहीं पे आपने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन देखा सर सैयद अहमद खान का। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हिंदू समाज पढ़ के ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा समाज अभी भी पुरानी चीज़ों में अटका हुआ है। तो ये नहीं हो कि हमारा समाज पीछे रह जाए। तो उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस किया।
तो एक तरह से आपको डिवाइड देखने को मिलता है, जो कि इस ऑप्शन में आपको क्लियर मेंशन है कि हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया जाएगा? तो INS गुलदार, ये बहुत ही फेमस नौसेना जहाज़ था जिसको आप अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया गया है, और पुदुचेरी के तट पे इसको अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया गया। ठीक, तो आपको पूछ सकता है किस तट पे, तो पुदुचेरी तट पे। बाकी जो INS नीलगिरी है, इसको नौसेना के फ्रिगेट्स के एक वर्ग में शामिल किया गया है। और विशाखापत्तनम, ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। और कलवरी, ये भारतीय नौसेना की पहली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है जो अभी मतलब सर्विस में है। ठीक है, लेकिन INS गुलदार को 2025 में पुडुचेरी तट पे अंडर वाटर म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29। एमाइलोपेक्टिन एक सांखित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सेकेराइड का जो पॉलीमर है, ठीक है, उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना है। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइसोडिक जो बॉन्ड होता है, आबंध इसको बोलते हैं, बॉन्ड। ठीक, इसका राइट आंसर है। क्या होता है कि जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो पौधों में जो स्टार्च होता है उसकी एक तरह से ब्रांच्ड, ठीक है, कंपोनेंट है वो। इसकी सीधी श्रृंखला जो होती हैं वो मुख्य रूप से अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंधों से जुड़ी होती हैं, और ये ग्लूकोज इकाइयों से बनी होती हैं। और इनकी ब्रांच में लगभग हर 24 से 30 ग्लूकोज इकाइयों पर अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक आबंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं। क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया तो मैंने ऑप्शन ये लगाया। ठीक है, बाकी क्योंकि ये बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक आबंध नहीं है, अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक आबंध है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो दीवाने इंसा, दीवाने विजारत, दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज। तो सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, और इसका नेतृत्व करते थे आरिज मुमलिक। ठीक है, अब मुमलिक पढ़ते हैं मुमालिक पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, आरिज मुमलिक या मुमालिक जो भी है। और इसका नेतृत्व करता था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस विभाग में एक चीज़ स्टार्ट की थी कि सैनिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सा सैनिक, अब पहले ऐसा था नहीं ना कि सैनिकों के रिकॉर्ड रखेंगे कैसे, कोई आपकी तरह आज के सिस्टम की तरह तो है नहीं कि बायोमेट्रिक हो रही वहाँ पे। तो इन्होंने हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था, और घोड़ों को पहचानने के लिए दाग सिस्टम। ठीक, ये दो तरह के सिस्टम स्टार्ट किए थे। दीवान इंसा क्या था? ये तरह पत्राचार विभाग था। दीवाने विजारत एक तरह का वित्त विभाग था। दीवाने रिसालत ये रिलीजन से संबंधित था, यानी धार्मिक मामलों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। 21 वर्ष पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष आपका लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा के लिए 30
लोकसभा एंड आप क्या बोल सकते हैं विधानसभा। राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, ठीक, और 18 वर्ष मतदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है। रिसाइकिल बिन आपको पता ही होगा, जब आप कुछ डिलीट कर देते हो तो वो चीज़ रिसाइकिल बिन में चली जाती है और फिर कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाती है, परमानेंट डिलीट हो जाती है। कंट्रोल पैनल इसका राइट आंसर है। कंट्रोल पैनल MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है। ठीक है, स्टार्ट मेनू तो आप जानते ही हैं और टास्क बार भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है टेसेक रोग। अल्जाइमर रोग आप जानते ही होंगे कि लोग भूलने लगते हैं। हंटिंगटन रोग क्या होता है? ये प्रोटीन की मिसफील्डिंग से होता है। जैसे प्रोटीन लगे होते हैं उसकी मिसफील्डिंग से होता है, मिसफोल्डिंग से, सॉरी। पहले मिसफील्डिंग निकल गया मुझ से, मिसफोल्डिंग, कि जिस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं उस तरह से। जबकि अल्जाइमर एक तरह से असामान्य प्रोटीन के जमाव के कारण होता है, प्रोटीन जमाव के कारण अननेचुरल होता है, एक तरह से एबनॉर्मल बोल सकते हैं इसको। प्रोटीन जमाव जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता, उसके अलावा होता है। और पार्किंसन रोग तो आप जानते होंगे, ये डोपामाइन न्यूरॉन्स की कमी से हो जाता है। काफ़ी न्यूरॉन्स इसमें ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन रोग होता है। काफ़ी बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा। 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितने वर्ष हो गई, जो सूचकांक शुरू होने के बाद से सबसे उच्चतम दर्ज की गई? तो ये 72 वर्ष है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु अब दर्ज की गई है कि जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 35। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो क्या वो कर्नाटक है या महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने इस बार टॉप किया फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पे। 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को पानी नहीं है 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को एक कायरतापूर्ण हमला हुआ था, जिसको पहलगाम हमला कहते हैं। पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने इसको किया था। उसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था। उससे पहले 7 मई को भारत ने 244 जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ था। आपके यहाँ भी हुआ होगा, रात में 9 बजे के करीब हुआ था, आई थिंक 9 से 10 या 10 से 11, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें 244 जिलों में एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल था। अब मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान द्वारा इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन किया गया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑपरेशन बनियान।
बानियान या ऐसा कुछ नाम था आई थिंक, मतलब मुझे पता नहीं है कि इसको प्रोनाउंस क्या करता है। बानियान, उनके में कोई मतलब होगा इसका, मेरे यहाँ तो बनियान बोला जाएगा इसको भाई। न्यू कैलेडोनिया, जो निकेल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का एक क्षेत्र है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। तो फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी जो विदेशी कंपनी थी उसका था। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वही की थी जो गुरु थे गांधी जी के, एवं जिन्ना के भी गुरु यही थे, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की थी इन्होंने। ठीक, पुणे महाराष्ट्र में। इसका मतलब उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को एक तरह से तैयार करना, प्रशिक्षित करना और शिक्षा एवं उनके सामाजिक सुधार में बढ़ावा देना। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 39। बिजली वितरण पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के संदर्भ में उदय योजना है, उदय योजना इंडियन गवर्नमेंट ने लाई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये योजना कब आई थी? 2015 में आई थी आई थिंक। ठीक है, 2015 में मोदी जी के उसमें आई थी। तो इसका यूटिलिटी डेवलपमेंट एंड असिस्टेंस योजना ये नहीं था, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, हाँ इसका आंसर यही है, उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना। इसका जो मतलब इसकी जो मतलब किस पॉलिसी का थीम नहीं बोलूँगा, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य उद्देश्य, थीम, इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो भारी कर्जा घाटे में चल रही है, ठीक है, कंपनी, उसको उबार के बिजली वितरण कंपनियों में वित्तीय सुधार और उसके जो परिचालन दक्षता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया? जैसा कि अभी सब हम जानते हैं, अभी हमने थाईलैंड और कंबोडिया के संघर्ष को डिस्कस किया ही था पिछले क्वेश्चन में। अब जून 2025 में इजराइल और ईरान संघर्ष हुआ था, तो इसमें संघर्ष इसलिए हुआ था क्योंकि यूरेनियम का बहुत ज़्यादा खपत हो रहा था ईरान की तरफ से। तो इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और इसलिए उन्होंने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पे इजरायली पूर्वी आक्रमण, इसका राइट आंसर होगा कि इजराइल ने अटैक कर दिया अपने मिसाइल से जो उनका प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने तहस नहस कर दिया। इस घटना से इजराइल ईरान संघर्ष बढ़ा, जिसमें यूएस ने भी अपना योगदान दिया था। तो इसी के साथ आरआरबी एनटीपीसी की ये 7वां सेट समाप्त होता है, और मेरा गला भी बैठ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतनी तैयारी तो कर ही ली होगी। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई अपडेट पानी हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल अपडेट पाने के लिए उनको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े होंगे, एडिटर साहब लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतर ढंग से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड योर सपोर्ट। थैंक यू। मज़ा करिए आप लोग, मैं भी जा रहा हूँ पानी पीऊँ पहले। ये आपकी पीपीटी सेव हो गई। चाहे मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो।